हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का इंग्लिश का एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके केवी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके का पेपर आया था, थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाएगा कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहले एक अनसीन पैसेज आएगा आपके इसमें, जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पर आपको, गार्बेज इज़, एक सेकेंड, ओके, गार्बेज इज़ ए ग्रेट एनवायरमेंट हैजार्ड। गार्बेज जो है एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो कूड़ा होता है आपका। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत अलग अलग सोर्सेज से आता है, जैसे कि यूज्ड पेपर, टिफिन पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम द ट्रीज एंड मैनी मोर। बहुत तरीके के आपका जो गार्बेज है वो हो सकता है, अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं इसके। गार्बेज मेक्स द प्रीमाइसेस अगली, कोई भी जगह जहाँ पर गार्बेज होता है वो उसको अगली बनाता है, ऑब्वियसली देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता। अनकेम्प्ड एंड ब्रीड्स डिजीज़, और जो बहुत सारी डिजीज़ होती है जैसे मस्किटोज़ वगैरह से, जो कि वहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं ऐसी जगहों पर, उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं जहाँ पर आपका गार्बेज बहुत ज़्यादा होता है। अ लॉट ऑफ ट्रैश दैट इज़ थ्रोन अवे कंटेन मटीरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड, और बहुत सारा जो हम ट्रैश कूड़ा फेंकते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रिसाइकल हो सकती है, दोबारा से किसी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है या फिर रीयूज़ की जा सकती है, जैसे कि पेपर, मेटल, ग्लास, विच कैन बी सेंट टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर और डिस्पोज्ड ऑफ टू द जंक सेलर, जंक डीलर। आप उनको जंक डीलर जो होते हैं कूड़े वाले, उनको बेच सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई रिसाइकलिंग के लिए कोई अगर सेंटर है वहाँ पर आप उनको दे सकते हैं। इट ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। इसमें कई बार लीव्स भी होती है, पत्ते बहुत ज़्यादा, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर सही जगह पर उनको कंपोज किया जाए। अ कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट अ कन्वीनियंट लोकेशन, एक कन्वीनियंट लोकेशन पर आप एक पिट बनाइए, गड्ढा बनाइए, उसमें ये सब चीज़ें डाल दीजिए जो कि ऑर्गेनिक है आपकी। वेयर द रीयूज कैन बी प्लेस्ड विद लेयर ऑफ सॉइल एंड ओकेजन स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, उसके ऊपर पानी छिड़कते रहिए इन सब को उसमें भर के। दिस वुड हेल्प द डीकम्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, से आपका एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल फर्टिलाइजर मेन्योर बन जाएगा। दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट पोल्यूशन दैट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट। कई बार पत्तियाँ लोग जला देते हैं, तो उससे पोल्यूशन से भी आप बच सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम। गार्बेज कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लेफ्ट ओवर ऑफ फूड, खाने के बची हुई चीज़ों से, फॉलन ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज, ट्री की गिरी हुई ब्रांचेस से, या फिर यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स एंड फॉलन लीव्स। तो इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है। वैसे लेफ्ट ओवर ऑफ फूड भी एक तरीके का गार्बेज है, ब्रांचेस अगर गिरती है ट्रीज पर वो भी एक तरीके की आपकी गार्बेज ही है, लेकिन जो आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन सी, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज, गार्बेज कैन क्रिएट हैवक टू द मैनकाइंड बाय। गार्बेज किस तरीके से मैनकाइंड के लिए हैवक क्रिएट कर सकता है? स्लोइंग आवर व्हीकल ऑन द रोड, रोड के ऊपर हमारे व्हीकल को स्लो करके, स्प्रेडिंग स्मेल, फाउल स्मेल की वजह से, स्प्रेडिंग सेवरल डिजीज, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सभी हो सकते हैं इसमें जो मैनकाइंड के लिए हैवक हो सकते हैं। कूड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा है अगर रोड के ऊपर, तो व्हीकल स्लो डाउन भी होंगे, फाउल स्मेल भी आती है उससे, एंड बहुत सारी डिजीज भी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन टू द डिस्पोज्ड मटेरियल एट द रिसाइकलिंग सेंटर। जो रिसाइकलिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जो मटेरियल आप डिस्पोज ऑफ करते हैं उनके साथ क्या होता है? इट इज़ रिसाइकल्ड फॉर रीयूज, दोबारा यूज़ करने के लिए उनको रिसाइकल किया जाता है, या फिर उसको ग्राउंड में डंप कर दिया जाता है, या फिर उसको रैग पिकर्स को बेच दिया जाता है, या फिर उसको थ्रो अवे कर दिया जाता है। तो जो आपके रिसाइकलिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर उसको रिसाइकल किया जाता है दोबारा यूज़ के लिए, कोई और चीज़ उनसे बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज। जो आपकी फॉलन लीव्स होती है ट्रीज से, जो गिरी हुई पत्तियां हैं, वो किस तरीके से यूजफुल हो सकती है? वो यूजफुल हो सकती है टू एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, आपकी सॉइल फर्टिलिटी को एनरिच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रेफरेंस टू कॉम्पोजिट पिट। कॉम्पोस्ट पिट जो होते हैं आपके, उसके रेफरेंस में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द रिफ्यूज इज प्लेस्ड वेयर लेयर्स ऑफ सॉइल विद द ओकेजनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। सॉइल की लेयर होती है जिनके ऊपर आप कांस्टेंट पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं। ओके, इट कंट्रीब्यूट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल फर्टिलाइजर्स। ये जो है फर्टिलाइजर्स, यूजफुल फर्टिलाइजर बनता है इससे। इट प्रिवेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं। फिर ऑल ऑफ दी, सभी चीज़ें सही है। पत्ती जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, उनको गड्ढे में डाल देंगे तो वो जो है उसमें आपका मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्टिलाइजर बनता ही, और आप उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके बाद पानी डालते रहिए। तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। आगे फिर से आपको एक और पैराग्राफ दिया हुआ है। पावरफुल अर्थक्वेक रजिस्टरिंग 7.2 ऑन रिक्टर स्केल हिट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ जापान ऑन 7th of January 1995
एट 5:46 आवर्स जापान का टाइम यहाँ आपको दिया हुआ है। ये अर्थक्वेक आया था आपका एक 7.2 रिक्टर स्केल का जापान में इस डेट को। इट्स एपी सेंटर वॉज अबाउट 20 किलोमीटर्स बीनीथ अवाजी आइलैंड। अवाजी आइलैंड के लगभग 20 किलोमीटर्स नीचे इसका जो एपी सेंटर है, वो एपी सेंटर होता है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, वो नापा गया। सम 30 किलोमीटर्स फ्रॉम कोब, जो कि कोब से 30 किलोमीटर दूर है। इट वॉज जापान्स वर्स्ट अर्थक्वेक सिंस अ वेरी पावरफुल, कि ये सबसे जो है वर्स्ट अर्थक्वेक था वहाँ का, क्योंकि बहुत पावरफुल था। वन स्ट्रक ईस्टर्न जापान इन 1923 में ईस्टर्न जापान में एक बार अर्थक्वेक आया था इसी लेवल का, ये उस जैसा ही था लगभग। The 1995 earthquake has inflicted the greatest loss of life and damages to building roads, bridges and railways in Kobe at the coastal cities nearest to Awaji Island. अवाजी आइलैंड के पास जो कोब है आपका, उसके वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का, रोड्स का नुकसान इसने किया। ओके, ओसाका जापान सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, जो कि जापान की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, ऑल्सो सफर्ड सिग्निफिकेंट डैमेज, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। ब्रिंगिंग द डेथ टोल टू जस्ट ओवर 500 लोगों से ज़्यादा जो है डेथ टोल चला गया था, लोग मर गए थे उसमें। जापान इज़ एन अर्थक्वेक प्रोन कंट्री, जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जनरली आते ही रहते हैं। बट द एरिया अराउंड कोब हैड नॉट बीन नॉन टू बी अ डेंजर जोन, लेकिन जो कोब के आसपास का एरिया है वो डेंजर जोन में नहीं है, वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा नहीं आते। इट इज़ देयरफॉर सरप्राइजिंग दैट एन अर्थक्वेक ऑफ दिस मैग्नीट्यूड शुड हिट द एरिया, इसलिए बहुत सरप्राइजिंग था कि इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो वहाँ पर आया। ओके, देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ सिज्मोग्राफ्स एंड सेंसर्स दैट डिटेक्ट, वहाँ पर काफ़ी सारे सिज्मोग्राफ्स और सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं अर्थ टर्मर्स थ्रू आउट जापान। जापान तो बहुत एडवांस कंट्री है, तो हर जगह सिज्मोमीटर लगाए हुए हैं जो कि पहले ही अर्थ में थोड़ी सी भी हलचल होती है पहले ही बता देते हैं लोग, जिससे कि सतर्क हो जाए। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सपोज टू हेल्प अर्थक्वेक रिसर्च प्रिडिक्ट अर्थक्वेक, ये जो कुछ हमारे रिसर्चर्स हैं उनको अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने में, पहले बताने में हेल्प करते हैं। ऑन एन अर्ली वार्निंग पीपल कुड बी इवैक्यूएटेड टू अ सेफर प्लेस, अर्ली वार्निंग दी जाती है, लोगों को वहाँ से हटा लिया जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है। इट वॉज डिसअपॉइंटिंग दैट इन द केस ऑफ द कोब अर्थक्वेक, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा कि जब कोब में अर्थक्वेक आया, नो अर्ली वार्निंग हैड बीन गिवन, कोई भी अर्ली वार्निंग नहीं दी गई, क्योंकि हो सकता है वहाँ के रिसर्चर्स को लगाओ कि तो डेंजर जोन में नहीं है, यहाँ पर तो आता ही नहीं है अर्थक्वेक, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। अनएक्सपेक्टेडली मैनी ऑफ द न्यूअर रोड्स एंड बिल्डिंग वर बैडली डैमेज, ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन बहुत सारी जो नई बिल्डिंग और रोड थी वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई। These roads and buildings had been engineered and constructed to withstand earthquake, और ऐसी बिल्डिंग्स और रोड जो कि इस तरीके से बनाई गई थी कि अर्थक्वेक आए तो वो डैमेज ना हो, वो भी डैमेज हो गई। फॉर्चुनेटली द कोब न्यूक्लियर पावर प्लांट मैनेज टू एस्केप डैमेज, अच्छा हुआ कि वहाँ का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ, अगर उसमें होता तो और भी ज़्यादा सीरियस इश्यूज हो सकते थे। इफ़ रेडियो एक्टिविटी लीक, अगर रेडियो एक्टिविटी वहाँ पर लीक हो जाती एज द रिजल्ट ऑफ द डैमेज टू द प्लांट, इट वुड हैव ट्रिगर्ड ऑफ सेवरल एंड लॉन्ग लास्टिंग डैमेज ऑन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट, अगर वहाँ से थोड़ी सी भी रेडियो एक्टिविटी लीक हो जाती तो एनवायरमेंट पर, लोगों की लाइफ पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबा इफेक्ट छोड़ सकती थी। द कोब अर्थक्वेक इन्फ्लिक्टेड सच मैसिव डैमेज दैट रिकन्स्ट्रक्शन वुड बी लॉन्ग एंड आर्डस, इतना लंबे टाइम तक इतना ज़्यादा उसमें डैमेज हुआ कि कंस्ट्रक्शन का वर्क बहुत लंबा और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर चलता रहा। द अर्ली वार्निंग सिस्टम टू हैज़ बीन रिसीविंग दी एक्स्ट्रा अटेंशन इट नीड्स, और ये भी देखा गया कि जो वहाँ पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था उसको भी एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, स्पेशली सो बिकॉज वेयर वी वर especially so because a big one is expected to strike the Tokyo region in the next 20 to 30 years, स्पेशली इसलिए कि अगले 20 से 30 साल में टोक्यो में भी एक बहुत बड़ा टोक्यो जो कि कैपिटल है जापान की, ऐसा अर्थक्वेक आने की संभावना है। अकॉर्डिंग अर्थक्वेक सेंसर 0.6 के अनुसार when the Kobe earthquake struck most of the people in the region were probably, ओके ये क्वेश्चन आ गया आपका, सॉरी छठा क्वेश्चन है, when the Kobe earthquake struck, जब कोब अर्थक्वेक आया, मोस्ट ऑफ द पीपल इन रीजन वर, काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे रीजन के वो क्या कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे वहाँ के लोग, प्रोबेबली क्या कर रहे होंगे, काम से वापस आ रहे होंगे, लंच ब्रेक कर रहे होंगे, बेड स्टिल इन बेड, या फिर गोइंग टू वर्क। देखिए ऐसा कुछ पैराग्राफ में नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर माइंड यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम आपको ज़रूर दिया हुआ है अर्थक्वेक का। सुबह के 5 बजे के करीब ये अर्थक्वेक आया, तो उस टाइम पे लोग क्या कर रहे होंगे, ऑब्वियसली
काम पर तो जाते नहीं है इतनी सुबह, लंच तो दोपहर के टाइम होता है, रिटर्निंग फ्रॉम वर्क भी नॉट पॉसिबल, तो स्टिल इन बेड, बहुत सारे लोग तभी भी सो रहे होंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर आपका। द कोब अर्थक्वेक कॉज मच डैमेज एंड लॉस टू लाइफ बिकॉज, बहुत ज़्यादा डैमेज क्यों हुआ कोब अर्थक्वेक से, क्योंकि इट हिट द जापान सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, क्योंकि उसने जो दूसरी बड़ी शहर था जापान का उसको हिट किया था, बिल्कुल सही है। इट स्ट्रक सबर्बन एरिया, बिल्कुल सही है ये भी। इट हैड स्ट्रक कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया को भी उसने हिट किया था, तो यानी कि तीनों ही सही है, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक सही है। द कोब अर्थक्वेक वॉज एक्सपेक्टेड, कोब अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल नहीं, वहाँ वो एरिया भी नहीं था ऐसा जहाँ पर अर्थक्वेक आते हो, नहीं वो डेंजर जोन था, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओसाका वॉज हार्डेस्ट हिट सिटी, ओसाका जो था वो हार्डेस्ट हिट सिटी थी, बिल्कुल ये सही है, दूसरी बड़ा शहर है ओसाका, सबसे बुरे तरीके से वो उसी को ही हिट किया था उसने। दीज द जापानीज वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कोब अर्थक्वेक, ये भी सही है। रेडियो एक्टिविटी लीक फ्रॉम कोब न्यूक्लियर प्लांट, ये गलत है, रेडियो एक्टिविटी लीक नहीं हुई थी। ये आई थिंक ओसाका नहीं था, उसका नाम कोब था, सेकेंड लार्जेस्ट हिट जो सिटी थी, तो ये भी रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ऑल थ्री ये तीनों रॉन्ग है। ऑल्दो उसने सेकेंड लार्जेस्ट सिटी को हिट किया था लेकिन नाम ओसाका नहीं था उसका, तो ये सी ऑप्शन सही है, जापानीज जो थे वो प्रिपेयर नहीं थे कोब अर्थक्वेक के लिए। नेक्स्ट इज द न्यूअर कोब रोड एंड बिल्डिंग्स वर नॉट एक्सपेक्टेड टू सफ़र मच, जो नई बिल्डिंग थी और नई रोड थी उनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो सफ़र करेगी, क्योंकि वो अर्थक्वेक प्रूफ थी, वो मॉडर्न स्ट्रक्चर था, कोस्टल एरिया में थी, दे वर फार फ्रॉम द अर्थक्वेक्स एपी सेंटर, अर्थक्वेक के एपी सेंटर से बहुत दूर थी, तो आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि वो अर्थ इस तरीके से बनाई गई थी कि अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा डैमेज उनमें ना हो, ठीक, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टिल वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी सभी बिल्डिंग्स और नई रोड्स जो बनाई गई थी। The earthquake researchers in Japan have since been working to improve the early earthquake के जो जापान के जो रिसर्चर्स हैं वो उस earthquake के बाद किस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ के लोग, क्योंकि वो फेल हो गया था जबकि कोब में earthquake आया था, तब उसने पहले से सेंसर्स जो है उन्होंने पहले से चेतावनी नहीं दी थी वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट इज द, अब ये ग्रामर का पोर्शन है आपका। द डैश सेड, उन्होंने कहा ओनली फ्रेश एविडेंट वुड मेक हिम चेंज द, कि अगर कोई फ्रेश एविडेंट आते तभी वो अपने क्या चेंज करेंगे, तो द जज सेड, जज ने कहा, क्योंकि हिम लिखा हुआ है एक ही उसकी बात हो रही है, जज ने कहा कि वो अपनी जजमेंट तभी चेंज करेंगे जब कोई फ्रेश एविडेंट होगा, तो यहाँ पर आएगा द जज सेड, यहाँ पर आएगा चेंज हिज जजमेंट, यानी कि ऑप्शन ए सही है आपका। I didn't notice any serious dash, serious differ of opinion, serious difference of opinion. I did not notice any serious difference of opinion among the debaters. Debaters के बीच में मुझे कोई serious difference मिला नहीं उनके opinion में. Although they differ from one another over small points. छोटे छोटे points पर वो दोनों एक दूसरे से differ कर रहे थे, तो यहाँ पर option B सही है आपका। नेक्स्ट इज इट इज़ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था टू आंसर। टू के बाद तो आपको पता होगा वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ING ED कुछ नहीं लगता है आपका, हमेशा टू जब भी आए आंख बंद करके जो वर्ड है आपका एज इट इज़ लिख दो, कुछ उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर, लेकिन एज फाइनल क्या तुम मेरा आंसर फाइनल एक्सेप्ट करोगे, तो दोनों में आंसर ही आएगा, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर आपका। पुलकित डैश ऑन अ प्रोजेक्ट दीज डेज, पुलकित इज वर्किंग, पुलकित काम कर रहा है आजकल एक प्रोजेक्ट पर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा आपका। माई फैमिली डैश इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ ईयर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब एक साल के लिए मेरी फैमिली कहाँ पर रही थी, ऑस्ट्रेलिया में रही थी। सो माई फैमिली लिव्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म आएगी माई फैमिली लिव्ड। व्हेन आई फोन्ड, जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, पास्ट टेंस की बात है अगेन बिकॉज ED यूज़ हुआ है और फ़ोन यहाँ पर एज वर्ब यूज़ हुआ है। आई डैश अ शावर, तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज हैविंग अ शावर, तो वॉज हैविंग आएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन बी सही है आपका। नेक्स्ट इज ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ये आई थिंक आपकी बुक की पोएम होगी, मुझे नहीं पता है बिकॉज मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, ऑल्दो कुछ क्वेश्चन ग्रामर के एंड जो आपके अनसीन पैसेजेस एंड राइटिंग के उसके आंसर मैं डेफिनेटली आपको दे सकती हूँ। तो ये पोएम दी हुई है, ट्रीज बच्चों के लिए होते हैं, चिल्ड्रन के लिए होते हैं, बर्ड्स के लिए होते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्री हाउस बनाने के लिए होते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, आप उनके ऊपर झूला डाल के झूलने के लिए होते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, विंड के लिए उनको ब्लो थ्रू उनके बीच में से बहने के लिए होते हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्री होते हैं कि आप उनके पीछे छुप जाए हाइड एंड सीक के लिए। ओके, अब क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए ट्री कैसे यूजफुल है, उनके बैठने के लिए उनके ऊपर, टू बिल्ड नेस्ट ऑन, उनके ऊपर नेस्ट बनाने के लिए, टू हैच एग्स, अपने अंडों को हैच करने के लिए, फिर ऑल ऑफ दिस, तो सभी के लिए ट्री इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन
सी इज़ करेक्ट, उनके ऊपर सॉरी डी इज़ करेक्ट। बैठती भी है, नेस्ट भी बनाती है और अपने एग्स को हैच भी करती है। द सिनोनिम ऑफ हाइड, हाइड का सिनोनिम क्या है? हाइड मतलब छुपना और कंसील मतलब भी छुपना ही होता है, छुपना या छुपाना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाता है तो हाइड का एंटोनिम सीक होता है। सीक मतलब ढूंढना। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वो कैसे यूजफुल है? उनके पीछे हाइड एंड सीक खेलने के लिए, झूलने के लिए, ट्री हाउस बनाने के लिए, फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। हेयर कम समवन रनिंग, अब ये आपके बुक के क्वेश्चन, आप इनको देख लीजिए, मैं सारे बुक के क्वेश्चन दिखा देती हूँ। करेक्ट आंसर आपको पता होंगे, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बाकी बच्चों के लिए आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई आता है दौड़ता हुआ और हर्मिट को कहता है द हर्मिट ड्रू द काइंड किंग्स अटेंशन। ओके, वो जो है हर्मिट, वो किंग की अटेंशन किसकी तरफ ड्रॉ करता है? टुवर्ड्स द बियर्डेड मैन, टू द सीड टू बी सोन, जो बीज बो रहे थे, टुवर्ड्स द इवल बॉडीगार्ड, जो इवल बॉडीगार्ड था उसकी तरफ, टू द फॉरेस्ट नियर बाय। आई नो नथिंग अबाउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर आपको पता होगा। वेयर डिड रवि हाइड द किटन, रवि ने किटन को कहाँ पर हाइड किया? ऑप्शन देख लीजिए, जो भी करेक्ट है। मोस्ट ऑफ पीपल थॉट गोपाल टू बी, बहुत सारे लोगों ने गोपाल को क्या सोच लिया? गोपाल वॉज अ डिफरेंट पर्सन, गोपाल एक अलग था सभी से। ही हैड डेयर्ड, उसने क्या हिम्मत की थी? अगेन 4 ऑप्शन हैं आपके पास। द डैश ऑफ द ओल्ड कपल वॉज रिस्पॉन्डेड वेल बाय द डॉग, क्या चीज़ ओल्ड कपल की अच्छे से रिस्पॉन्ड की थी? डॉग ने। डैमियो वॉज डिलाइटेड टू सी, डैमियो जो था वो किस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो गया था? वी लर्न द लेसन ऑफ डैश फ्रॉम द टाइनी टीचर, टाइनी टीचर से आपने कौन सा लेसन सीखा? द कमांड्स लर्न बाय करी वॉज, कौन सी कमांड थी जो कि करी ने लर्न की थी? एंड ओएसिस इन द डेजर्ट इज लाइक, ओएसिस जो होता है डेजर्ट में वो किसकी तरह होता है? ओएसिस होता है पूरे डेजर्ट में छोटा सा जो पानी की जगह होती है, एक कंफर्ट की तरह, एक ग्रीन आइलैंड की तरह, या फिर एक पोल की तरह? किससे कंपेयर किया गया ओएसिस को? वाइल गोइंग टू द मेडिसिन स्क्वायर सोपी स्टॉप्ड, जब मेडिसिन स्क्वायर जा रही थी सोपी कहाँ पर रुक गई? ड्यूरिंग अ फाइट गोलूज नोज, फाइट के दौरान गोलू की नोज का क्या हो गई? इंजर्ड हो गई, कट गई, फ्लैट हो गई, या फिर स्ट्रेच हो गई, बढ़ती गई? उसके बाद राइटिंग का है आपका, आपको यहाँ पर 50 वर्ड्स में एक नोटिस लिखना है। नोटिस मैं आपको लिखना सिखा चुकी हूँ। सबसे पहले तो आप बॉक्स में लिखेंगे। ओके, नोटिस राइटिंग का एक वीडियो ऑलरेडी है, ऊपर यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखेंगे, फिर यहाँ पर डेट लिखेंगे और यहाँ पर जो भी कंपटीशन है उसके बाद नीचे पूरी डिटेल्स। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। इट इज़ टू बी इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉम्पिटिशन, जो भी आपको कॉम्पिटिशन का नाम दिया हो। जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग कॉम्पिटिशन आपको दिया हुआ है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? प्लेस लिखेंगे, किस डेट को कर रहा है, किस टाइम कर रहा है, और आपको एंट्रीज किन को देनी है? गिव योर एंट्रीज टू द क्लास टीचर या फिर टू म्यूजिक टीचर। बस इतना ही काफ़ी है। नीचे अपना नाम और डेजिग्नेशन लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको एक स्टोरी लिखनी थी। एक शेफर्ड बॉय है, लुकिंग आफ्टर द फ्लॉक ऑफ शीप क्राइड वुल्फ फॉर फन एंड ऑल दीज थिंग्स। ये आपने कहानी शायद से सुनी भी होगी। चिल्लाता है कि जो है वुल्फ आ गई है, वुल्फ आ गई है, लोग उसको बचाने आते हैं, तो वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, बट इन दी एंड एक्चुअली में जब वुल्फ आती है तो कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। ओके, सो और बॉय को और शीप को जो वुल्फ है वो मार देती है। और क्या आपको मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी लिखना है। ओके, तो दैट्स ऑल। ये आपका पेपर था, इजी पेपर था, बहुत मुश्किल नहीं था, ग्रामर भी ईजी थी एंड राइटिंग सेक्शन भी आसानी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।